जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हम इसराइल पैलेस्टीन मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में बात करेंगे। अब इन सारे मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स को समझने के लिए हमें सबसे पहले इसराइल का पॉलिटिकल मैप समझना होगा, ताकि हम जितने भी मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उन सभी को आसानी से समझ पाएँ। तो सबसे पहले हम इसका मैप देखते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये इलाका जो है ये बेसिकली इसराइल के पास आता है और इसके बगल में है जॉर्डन। 1947 के टाइम पे जब नेशनलिज्म और सभी को एक देश बना करके दिया जा रहा था, तो उस वक्त इसराइल इतना बड़ा नहीं था। बेसिकली हम यहाँ पर जो जॉर्डन देख सकते हैं, बेसिकली 6 डे वॉर जो कि 1967 में हुआ था, जिसमें इसराइल ने 6 देशों को हराया था, उसमें जॉर्डन भी था। तो जॉर्डन को हराने के बाद इसराइल ने ये बेसिकली वेस्ट बैंक कैप्चर कर लिया। अब ये वेस्ट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ये जो नदी है जिसे बेसिकली डेड सी कहते हैं, इसके वेस्ट साइड में है, जिसके वजह से इसको वेस्ट बैंक कहा जाता है। और जब ये वेस्टर्न बैंक जॉर्डन से कैप्चर किया गया, उस टाइम पर वेस्टर्न बैंक में पैलेस्टीनियंस की आबादी बहुत थी। बेसिकली पूरी की पूरी आबादी पैलेस्टीनियंस की। तो जब ये वेस्ट बैंक इसराइल के कैप्चर में आ गया, तो जितने भी पैलेस्टीनी लोग थे उन सभी को इक्वल ट्रीट किए जाने के बजाय उन सभी को सेकेंड कैटेगरी सिटीजन के जैसे उनको ट्रीट किया जाने लगा, जिसके वजह से वेस्ट बैंक ने ये तय किया कि अब हम इसराइल के अंतर्गत नहीं रहेंगे, हमें खुद का देश चाहिए। और ये जो हमारा देश होगा, जो खुद का हमारा देश होगा, बेसिकली उसकी जो राजधानी होगी, कैपिटल, वो जेरूसलम होगी। दूसरी तरफ इसराइल ये चाहता है कि वेस्ट बैंक हमारे ही कैप्चर में रहे और हमारा जो कैपिटल हो वो जेरूसलम हो। यूएन ने कई बार इस चीज़ के लिए ट्राई किया कि इन दोनों के बीच ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो उसको ख़त्म किया जाए, लेकिन बेसिकली जो वेस्ट बैंक है और वेस्ट बैंक को का नेतृत्व करने वाला गाज़ा पट्टी, यहाँ पर हम देख सकते हैं ये गाज़ा स्ट्राइप है, ये कभी भी एग्री नहीं करता। दोनों ही बेसिकली दोनों ही अपनी बात पर अड़े हुए हैं। दोनों यही चाहता है कि जेरूसलम उनका खुद का कैपिटल हो, और इसराइल भी यही चीज़ चाहता है कि उनका कैपिटल हो। लेकिन फ़िलहाल इसराइल का जो कैपिटल है वो है तेल अवीव। तो जितने भी एम्बेसीज़ हैं, जितने भी काम होते हैं, वो बाकी सब इसराइल के तेल अवीव में ही हैं। लेकिन इसके बावजूद इसराइल ये दावा करता है कि जेरूसलम उसका कैपिटल है। लेकिन वेस्ट बैंक ये कहता है कि हम ये जो जेरूसलम है ये बेसिकली आने वाले टाइम का हमारा फ्यूचर कैपिटल होने वाला है। तो बेसिकली दोनों ही वेस्ट बैंक चाहता है कि हमें अलग देश का दर्जा मिले और उसकी राजधानी जेरूसलम हो। ठीक है, अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि अब जेरूसलम के बीच ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों है कि जो इसराइल भी उसे ही राजधानी बनाना चाहता है और पैलेस्टीनियन लोग भी उसे ही अपनी फ्यूचर राजधानी बनाना चाहते हैं। इसके पीछे कारण क्या है? बेसिकली जेरूसलम एक कॉन्फ्लिक्ट है जिसे यूएन ने कभी सॉल्व नहीं किया और शायद करना नहीं चाहा। तो प्रयास उसने बहुत सारे किए लेकिन हो नहीं पाया, क्योंकि दोनों ही अपनी बातों पर अड़े रहते हैं और कोई पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसा क्या है जेरूसलम में जिसकी वजह से दोनों आपस में झगड़ रहे हैं? जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है इसे बेसिकली द डम ऑफ रॉक कहा जाता है। यहूदियों का ये पूरे विश्व में सबसे पवित्र स्थान है और बेसिकली यही वो जगह है जहाँ पर माउंट टेम्पल है, जिसके वजह से यहूदियों के लिए ये सबसे पवित्र स्थान है। इसी की वजह से यहूदी ये चाहते हैं कि ये जेरूसलम उनका कैपिटल हो। दूसरी तरफ ये है मस्जिद अक्सा। तो बेसिकली ये जितने भी इसराइल में मुस्लिम रह रहे हैं, जो वेस्ट बैंक में गाज़ा पट्टी में स्थित है, वो जितने भी मुस्लिम रह रहे हैं वो सभी मस्जिद अक्सा उनके लिए इस्लामिक रिलीजन में थर्ड होलीएस्ट प्लेस है, तीसरा पवित्र स्थान है मक्का मदीना के बाद। क्योंकि ऐसा माना जाता है, ऐसा उन लोगों की मान्यता है कि मस्जिद अक्सा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके जो मोहम्मद पैगंबर थे, वो यहीं से जन्नत की तरफ उन्होंने रुख किया था, जिसके वजह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उनके रिलीजन में। अब हम देखते हैं तीसरा, ये जो दीवार हमें दिख रही है बेसिकली इसे द वेलिंग वॉल कहा जाता है और ये क्रिश्चियंस के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। अब इसमें ये उनके लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यही वो जगह है जहाँ पर जीसस क्राइस्ट, जिसे हम ईसा मसीह कहते हैं, उनका क्रूसिफिकेशन हुआ था। अब ये क्रूसिफिकेशन क्या है? बेसिकली ये क्रूसिफिकेशन वो चीज़ है
यही वो जगह है जहाँ पर जीसस क्राइस्ट को फांसी लगाई गई थी, सूली पर चढ़ा दिया गया था, जिसकी वजह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्रिश्चियन रिलीजन के लिए। बस यही कारण है, यही मेजर कॉन्फ्लिक्ट है जिसके वजह से मुस्लिम, यहूदी और क्रिश्चियन तीनों यही चाहता है कि जेरूसलम उनके पास रहे। ठीक है, अब हम इसके आगे बढ़ते हैं कि अभी ये न्यूज़ में चर्चा में क्यों है। बेसिकली बीते सोमवार को इजरायली आर्म्ड फोर्सेस स्टॉर्म्ड अल-अक्सा मॉस्क इन द हरम शरीफ इन जेरूसलम। उन लोगों ने क्या किया कि अल-अक्सा मस्जिद को चारों तरफ से घेर लिया और बेसिकली घेराबंदी लगा दी और वहाँ पर आर्म्ड फोर्सेस को तैनात कर दिया। अहेड ऑफ अ मार्च बाय ज़ायोनिस्ट नेशनलिस्ट commemorating Israel's capture of the eastern half of the city in 1967। तो बेसिकली ये जो ज़ायनिस्ट जो नेशनलिस्ट हैं, बेसिकली उस टाइम पे 1967 में जब 6 डे वॉर हुआ था, तो उस टाइम पे जेरूसलम के साथ साथ ओल्ड सिटी को भी इसराइल ने जॉर्डन से कैप्चर कर लिया था। मोर देन 300 पैलेस्टीनियंस वर इंजर्ड इन द रेड। बेसिकली ये जो अल-अक्सा मस्जिद में जो रेड हुई, जिसके चक्कर में 300 पैलेस्टीनियन इंजर्ड हो गए रिटेलिएशन में, जिसके वजह से जो पैलेस्टीनियन का जो नेतृत्व करता है उसे हमास कहते हैं, बेसिकली जो कि एक इस्लामिस्ट मिलिटेंट ग्रुप है जो कि गाज़ा से उसे कंट्रोल किया जाता है। तो उसने क्या किया, उसने बहुत सारे दर्जनों रॉकेट दाग दिए इसराइल के ऊपर, जिसमें 2 इजरायली की मौत हो गई। उसके जवाब में इसराइल ने क्या किया, उसने भी एयर स्ट्राइक किया गाज़ा के ऊपर और इसमें 26 पैलेस्टीनियन लोग मारे गए, जिसमें कुछ आर्म्ड फोर्सेस थे, कुछ मिलिटेंट्स थे और जिनमें 9 बच्चे थे। तो बेसिकली ये जो अल-अक्सा मस्जिद में जो रेड हुई थी, जिसकी वजह से पैलेस्टीनियन, बेसिकली उनके लिए तो बहुत ही होली प्लेस है उनके लिए, पैलेस्टीनियंस के लिए। और वहाँ पर अगर कोई यहूदी जा करके वहाँ पर रेड डालता है और वहाँ पर ग्रेनेड्स, टीयर गैस वगैरह फेंकता है, तो ये तो किसी भी मुस्लिम को इस बात से गुस्सा आएगा ही आएगा। तो यही वो कारण है जिसकी वजह से पैलेस्टीनियन और पुलिस के बीच झड़प हो गई थी। तो व्हाट लेड टू एस्केलेशन? Tensions have been building up since the start of Ramadan in mid-April, when Israeli police set up barricades at the Damascus gate outside the occupied old city, preventing Palestinians from gathering there। अब ऐसा क्या हुआ जिसके वजह से इन दोनों के बीच ये जो झगड़ा था उसमें तेज़ी आ गया, एस्केलेशन आ गया। तो बेसिकली ये जो कॉन्फ्लिक्ट है और ये टेंशन वगैरह है वो बेसिकली रमज़ान के स्टार्टिंग से ही शुरू हो गया था। उस टाइम पे जो इजरायली पुलिस है उन सभी ने क्या किया था कि दमस्कस गेट के बाहर जो कि ओल्ड सिटी में है वहाँ पर उन्होंने बैरिकेड्स लगा दिए, और बैरिकेड्स इसलिए लगाए गए ताकि पैलेस्टीनियंस को वहाँ आने से रोका जा सके। ठीक है, एज क्लैशेस इरप्टेड द पुलिस रिमूव द बैरिकेड्स बट टेंशंस वेर ऑलरेडी है। लेकिन इन दोनों के बीच, पुलिस और पैलेस्टीनियंस के बीच झड़प हुई जिसमें काफ़ी कुछ लोग इंजर्ड भी हुए, और इजरायली आर्म्ड फोर्सेस ने क्या किया कि बैरिकेड्स को हटा दिए। लेकिन जब तक वो बैरिकेड्स को हटाते तब तक स्थिति बहुत ज़्यादा भयावह हो चुकी थी और ये बेसिकली एक हिंसा का रूप ले चुका था। द थ्रेटेंड एविक्शन ऑफ डजन्स ऑफ पैलेस्टीनियन फैमिलीज इन द ईस्ट जेरूसलम नेबरहुड ऑफ शेख जर्रा एस्केलेटेड द क्राइसिस फर्दर इन द लास्ट वीक ऑफ रमज़ान। बेसिकली जिनको नहीं पता है शेख जर्रा क्या है, ऐसा हुआ था कि 1967 में जब वेस्ट बैंक में जो लोग थे, जो भी पैलेस्टीनियन फैमिलीज़ थी, उन सबको उनके घरों से हटाया जाने लगा। तो उनमें से 27 फैमिलीज़ ऐसी थी जिनको उस वक्त हटा दिया गया था और वो वहाँ से विस्थापित होकर के, माइग्रेंट होकर के शेख जर्रा में आकर के बस गए थे। लेकिन अभी हाल ही में क्या हुआ कि ईस्ट जेरूसलम जो कि नेबरहुड शेख जर्रा के पास है, वहाँ पर कुछ 7-8 ऐसी फैमिलीज़ हैं, उन सभी को उनके घर से निकलने के लिए बोल दिया गया, जिसकी वजह से ये जो हिंसा भड़क रही थी उस चीज़ को यहाँ से आग मिली और ये सिचुएशन और भी ज़्यादा क्रिटिकल हो गया, और जिसके वजह से पैलेस्टीनियंस और इजराइल के बीच और ज़्यादा वो जो खाई है दुश्मनी वाली वो और बढ़ गई। हम इसके आगे बढ़ते हैं। क्लैशेस इरप्टेड ऑन द नाइट ऑफ 7 मई इन जेरूसलम बिटवीन पैलेस्टीनियन प्रोटेस्टर्स एंड इजरायली पुलिस। बेसिकली यहाँ पर इजराइल पुलिस और प्रोटेस्टर यही चाह रहे थे कि हमें जेरूसलम चाहिए। दूसरी तरफ जो पैलेस्टीनियन फैमिलीज़ को विस्थापित किया जा रहा और वहाँ पर यहूदियों को बसाया जा रहा, वो चीज़ें बंद करनी चाहिए और हमें कुछ
राइट्स ऐसे चाहिए जो कि हमें इक्वालिटी की तरफ लेके जाए। बेसिकली होता ये है कि इन दोनों के बीच, इजरायली पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच हमेशा झड़प इसलिए होती है क्योंकि इजरायली गवर्नमेंट क्या करती है कि कई बार पैलेस्टीनियन यानी कि मुस्लिम्स को अलग सा मस्जिद में जाने से मना कर देती है, और कई बार तो ऐसा करती है कि वहाँ मस्जिद में जाने वाले लोगों के लिए उन्होंने एक एज कैटेगरी बना दी है कि 18 से लेकर के 50 साल तक के बीच के जो लोग हैं वो अलग सा मस्जिद में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि इजराइल गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर ये लोग अलग सा मस्जिद में चले गए तो प्रोटेस्ट करेंगे, आतंकी हमले करेंगे, और हो सकता है कि उन सारी चीज़ों को ये हिंसा का रूप दे दें, और जिसकी वजह से क्या होगा कि उनका जो यहूदियों वाला द डॉम ऑफ रॉक है वो उसके ऊपर ख़तरा है, वेलिंग वॉल के ऊपर ख़तरा है। बेसिकली इनका ख़तरा तो बेसिकली इनका द डॉम ऑफ रॉक के ऊपर है, जिसकी वजह से वो उस चीज़ को बचाने के लिए इन प्रोटेस्टर्स यानी इन मुस्लिमों को मस्जिद अक्सा में जाने से रोकते हैं। ठीक है, तो इजरायली पुलिस और प्रोटेस्टर के बीच जो झड़प हुई उसमें बेसिकली बहुत सारे लोग इंजर्ड हो गए, और इसमें कई इजरायली पुलिस भी इंजर्ड हुए। द इजरायली अथॉरिटीज़ हैड गिवन परमिशन टू द जेरूसलम डे मार्च। बेसिकली जेरूसलम डे मार्च 10 मई को बेसिकली मनाया जाता है। बेसिकली यही वो दिन है जब 1967 में इसराइल ने वेस्टर्न बैंक को कैप्चर किया था, और उसी दिन को जेरूसलम डे के नाम से मनाया जाता है। उस दिन मार्च निकाला जाता है, बेसिकली जुलूस निकाला जाता है। अब आप सोच सकते हैं जो पैलेस्टीनियंस जॉर्डन के अंतर्गत आराम से अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे थे, उसे अपने कैप्चर में लेकर के वहाँ के लोगों को उत्पीड़ित किया जाना और उन्हें इक्वालिटी वाली राइट नहीं देना, जिसके वजह से, और इन सारी चीज़ों के अलावा उनके सामने से मार्च निकालना, जेरूसलम डे मार्च निकालना, जो कि ये सारी चीज़ें ऐसी है जो कि पैलेस्टीनियंस को प्रोवोक करेंगी, और यही चीज़ थी जिसके वजह से पैलेस्टीनियंस और इजरायली पुलिस और इजरायली गवर्नमेंट के बीच ये जो सिचुएशन है बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गया, और ये बेसिकली अब हद से ज़्यादा बढ़ गया, और जिसके वजह से दोनों के बीच दूसरी तरफ हमास को इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा है, और उसने क्या किया, उसने रॉकेट्स दागने शुरू कर दिए गाज़ा सिटी से मंगल को, यानी कि बेसिकली ट्यूसडे को। बाय द अर्ली जेविश एजेंसी स्टार्टेड डिमांडिंग द फैमिलीज लीव द लैंड। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1967 के बाद से वेस्टर्न बैंक में जो भी पैलेस्टीनियंस फैमिलीज रह रही हैं उन सभी को इजराइल गवर्नमेंट हर कुछ टाइम में वह उनको उस जगह से विस्थापित होने के लिए कहा जाता है, और उसके जगह पर वो यहूदियों यानी कि जेविश लोगों को वहाँ पर कम दाम में ज़मीन मुहैया कराता है, और बेसिकली वहाँ उन्हें सिक्योरिटी देता है। तो बेसिकली इस तरह से हमें ये समझ में आता है कि इजराइल बेसिकली वेस्ट बैंक में भी अपने लोगों को बसा करके बेसिकली वो खुद का अपना देश क्रिएट करना चाहता है, और पैलेस्टीन इसी चीज़ से उन्हें रोक रहा है कि अगर वेस्ट बैंक में भी अगर इजराइली लोग बस गए तो फिर हम कहाँ जाएंगे। और दूसरा एक मुद्दा ये है कि 1967 में बेसिकली 7 लाख पैलेस्टीनियंस माइग्रेंट हो गए थे, उनके ऊपर इतना उत्पीड़न किया गया था कि वो बेसिकली विस्थापित होकर के कुछ लोग इजिप्ट चले गए, कुछ सीरिया चले गए, और इसी तरह के बेसिकली वो जो अब आबादी है जो कि कैंप्स में रह रहे थे सीरिया में, अब वो आबादी जो है वो बेसिकली 50 लाख हो चुकी है, और पैलेस्टीनियंस ये मांग करें कि उन 50 लाख लोगों को यहाँ बेसिकली पैलेस्टीन वेस्ट बैंक में अगर लोगों को बुलाया जाए और वहाँ बसाया जाए माइग्रेंट्स को। तो ये एक और कॉन्फ्लिक्ट है, जबकि इसराइल की टोटल आबादी 90 या 95 लाख के आसपास है, जिसमें बेसिकली 70-80 लाख यहूदी है, बाकी 18-19 लाख मुस्लिम्स हैं। तो इसमें प्रॉब्लम यही है कि 80 लाख जिविश हैं, उसमें अगर 50 लाख अगर मुस्लिम आ जाते हैं और 20 लाख वो पहले से हैं तो ऑलरेडी वो 70 लाख हो जाएंगे, तो बेसिकली आबादी दोनों की बराबर हो जाएगी। तो इस सिचुएशन में हो सकता है कि यूएन ये परमिशन दे देगी कि वेस्ट बैंक को पैलेस्तीन बना करके एक नया देश बना कर उसे दे दिया जाए, जो कि फिर इजराइल छोटा हो जाएगा। तो यही वो कारण है जिसके वजह से इजराइल और पैलेस्तीन के बीच हमेशा झगड़ा चलता रहता है, और ये झगड़ा कब ख़त्म होगा, कैसे ख़त्म होगा, ये बात ना तो यूएन जानता है, ना यूरोपियन कंट्रीज़ जानती है, और ना खुद पैलेस्तीन और इजरायली गवर्नमेंट जानता है।
और बेसिकली अभी कुछ टाइम पहले ये न्यूज़ में ये आ रहा है कि लॉर्ड, जो कि एक जगह है तेल अवीव के पास, तेल अवीव से थोड़ी दूर है, तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि वहाँ पर हिंसा बहुत ज़्यादा भड़क चुकी है। यहाँ पर बहुत सारे कार कार जलाए जा रहे हैं, घरों को जलाया जा रहा है। और इस सिचुएशन ऐसी इतनी ज़्यादा क्रिटिकल हो चुकी है कि जो इसराइल के जो नेता हैं, नेतान्याहू, उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया कुछ हिस्सों में, ताकि इन सारी चीज़ों को कंट्रोल किया जा सके। तो अब आप समझ सकते हैं कि सिचुएशन कितना ज़्यादा क्रिटिकल हो चुका है। अब ये थमेगा या नहीं थमेगा, ये आने वाले टाइम में आपको खुद पता चल जाएगा। तो बस आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और अब इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।